also wants a good commerce teacher. Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. नया चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ठीक है, चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, मतलब कि नए साझेदार का प्रवेश। एक फर्म में नया पार्टनर कैसे आ सकता है, तो इसके लिए नोट्स में हमने लिखवाया है कि एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर जो होता है, मतलब कि यदि मैं फर्म में कोई पार्टनर को एडमिट करता हूँ तो इसका मतलब है कि हमारे फर्म में एक मालिक का संख्या बढ़ जाएगा। यदि हम अपने फर्म में एक नया पार्टनर को अपॉइंट करता हूँ, इसका मतलब कि हमारे फर्म में एक मालिक बढ़ जाएगा, जिसका परिणाम यह भी होगा कि नंबर ऑफ मालिकों की संख्या बढ़ जाएगा। एक मालिक बढ़ जाएगा और नंबर ऑफ मालिकों की संख्या बढ़ जाएगा। पहले से राम मोहन और सोहन फर्म में पार्टनर हुआ करते थे। राकेश फर्म में नया पार्टनर आया तो पहले से पार्टनरों की संख्या कितना था? 3। अब कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। नया पार्टनर यानी कि नया मालिक भी आ जाएगा और मालिकों की संख्या क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब आगे फिर देखते हैं क्या फर्म में कोई नया पार्टनर आ सकता है। तो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में IPA लिखा है। ठीक है, IPA का मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। यह कब लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था 1932 को, 1932 का। इसका जो सेक्शन है, इसका सेक्शन 31, याद रखना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 31 यह बतलाता है कि फर्म में एक नया पार्टनर आ सकता है कि नहीं आ सकता है। यदि आ सकता है तो क्या कर सकता है, ठीक है, कैसे आ सकता है, यह बात है। तो सेक्शन 31 का 1, सेक्शन 31 का 1 की मैं बात अभी कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ 1 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, मतलब कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31 का 1 के अनुसार, ठीक है, कहता है नो न्यू पार्टनर कैन एंटर इनटू ए पार्टनरशिप अंटिल द ओल्ड पार्टनर्स गिव देयर एसेंट। मतलब कि एक फर्म में 31 का 1 बोलता है कि एक फर्म में नया पार्टनर तब तक नहीं आ सकता है, एक फर्म में नया पार्टनर तब तक नहीं आ सकता है जब तक पुराने साझेदार अपना एसेंट ना दे। मतलब कि एसेंट का मतलब होता है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। तो एक फर्म में नया पार्टनर तभी आएगा जब पुराने पार्टनर अपना सहमति देंगे। मान लेते हैं, सपोज करो कि एक फर्म में जो है, एक फर्म में 4 पार्टनर हुआ करते थे। ठीक है, अब चारों पार्टनर में 2 पार्टनर कहते हैं कि ठीक है नया पार्टनर आना चाहिए, 2 पार्टनर कहते हैं कि नहीं आना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में एसेंट किसका रखा जाएगा? सोचने वाली बात है। तो ज़्यादा मेजोरिटी यदि बात करें, वोटिंग राइट से मेजोरिटी, 4 लोग थे, 2 लोग कह रहे थे कि देंगे, 2 लोग आएंगे, 2 लोग कह रहे हैं कि नहीं आएंगे। अब तुम वोटिंग भी करवाते हो तो 2 वही आएगा कि आएंगे, 2 कहेंगे कि नहीं आएंगे। सोचने वाली बात है। ऐसी स्थिति में उनका पार्टनरशिप डीड, जब फर्म में पार्टनर बना था तो कुछ पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ बातें लिखी गई होंगी। याद को मैंने बताया था 2nd चैप्टर में, पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल में, जब पार्टनरशिप डीड बता रहे थे। तो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रहता है कि कैसे एक फर्म में नया पार्टनर आएंगे, कौन सी परिस्थिति में नया पार्टनर आएगा। ठीक है, यदि मेजोरिटी भी इक्वल हो तो पार्टनरशिप डीड का चेक किया जाएगा। पार्टनरशिप डीड चेक करना है। पार्टनरशिप डीड यदि कहता है कि फर्म में ऐसे कोई मेथड बताता है कि फर्म में पार्टनरों की लाने का कोई मेथड दिया गया है, तो वही मेथड को फॉलो करते हुए एक फर्म में नया पार्टनर आएंगे। लेकिन इसके लिए पुराने पार्टनरों का अपना एसेंट्स होना जरूरी है, पुराने पार्टनरों का स्वीकृति देना, एक्सेप्टेंस करना जरूरी है। ए न्यू पार्टनर
आफ्टर एडमिशन विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्ट ऑफ द फर्म बट ही विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्ट कमिटेड बाय द फर्म प्रायर टू हिज एडमिशन। इतनी सारी बातें सेक्शन 31 का 1 बोलता है। तो देखो ओवरऑल क्या बोलता है सेक्शन 31 का 1, अब समझते हैं। सेक्शन 31 का 1 बोलता है कि एक फर्म में नया पार्टनर तब तक नहीं आ सकता है जब तक पुराने पार्टनर अपना एक्सेप्टेंस ना दे। पहली बात, सहमति ना दे। दूसरी बात बोलता है यदि मान लो फर्म में कोई पहले से पार्टनर हुआ करते थे, ठीक है, फर्म में 3 लोग पार्टनर हुआ करते थे, ABC, मतलब कि आओ बहन करे चुगली, 3 पार्टनर हुआ करते थे। अब ये तीनों के ऊपर एक जिम्मेदारी था, एक लायबिलिटी बढ़ा हुआ था। तीनों ने मिल करके फर्म के नाम पे लगभग यदि बात करूं तो 4 करोड़ का लोन ले रखा है। तीनों ने मिल करके फर्म के नाम पे कितने रुपए का लोन ले रखा है? 4 करोड़ का लोन ले रखा है। अब ये तीनों कोई पे करने में असमर्थ हैं, तो ये लोगों ने डिसाइड किया, एक ट्रिक लगाया, एक काम करते हैं, एक फर्म में नए पार्टनर को बुलाते हैं डी, और जब नया पार्टनर को बुलाते हैं फर्म में एडमिट करते हैं, उस पार्टनर को हम नहीं कुछ बताएंगे। जब फर्म में डी हमारे यहाँ आ जाएगा तब कहेंगे क्या बताऊं भैया, बड़ी दुख भरी जीवन चल रही थी हमारी, ऑलरेडी हमारे ऊपर 4 करोड़ का कर्जा है। अब चूंकि आप भी हमारे फर्म का पार्टनर हैं तो इस 4 करोड़ का कर्जा में आपका भी योगदान लगना चाहिए। लगेंगे? अब बताओ लगेंगे कि नहीं लगेंगे? पार्टनरशिप 31 का 1 कहता है कि यदि किसी भी प्रकार का लायबिलिटी कर्ज पार्टनर ने पहले ले रखा है नए पार्टनर के आने के पहले, तो उस कर्ज पे नए पार्टनर का कोई हक नहीं है। यानी कि नया जो पार्टनर आया, डी आया, तो इस 4 करोड़ रुपए में उसे 1 रुपए भी देने की आवश्यकता नहीं है। इसे ये तीनों आपस में ही एडजस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यदि इनके आने की बाद, डी के आने के बाद 1 करोड़ का और जो है लायबिलिटी लिया गया, मतलब कि टोटल 5 करोड़ का लायबिलिटी लिया गया, ठीक है, टोटल 5 करोड़ का लायबिलिटी हो गया ए बी सी एंड डी मिला करके। तो 4 करोड़, 1 करोड़ का जितना ये कैपिटल अपना लाया होगा उसी के अनुसार इसको पे करना है। ये 1 करोड़ में इसका हिस्सा लगेगा, 4 करोड़ में नहीं। ये रिमेनिंग तीनों पार्टनर का 5 करोड़ में हिस्सा लगेगा, जबकि ये पार्टनर को 1 करोड़ में हिस्सा लगेगा। मतलब साफ है, सेक्शन 31 का 1 बोलता है यदि फर्म में कोई नया पार्टनर आता है तो पुराने जितने भी लायबिलिटी हैं वे सारे लायबिलिटियों पे नया पार्टनर का कोई हक नहीं होगा। हाँ, यदि मिलकर के जब काम कर रहा है, कमिट किया है कि अब हम जो है अब से जितने भी लायबिलिटियाँ होंगी वो सभी लायबिलिटियाँ पे हमारा हक होगा। तो जब ये पार्टनर आया उसके बाद जो है ये पार्टनर आया, उसके बाद फिर यदि किसी भी प्रकार का लायबिलिटी है तो उस लायबिलिटी में नया पार्टनर का हिस्सा होगा। बोलो इतना तक में किसी को कोई दिक्कत? हाँ या ना? नहीं। अच्छा, अब इसमें कहानी में छोटा सा एक ट्विस्ट लाते हैं। टॉपिक वही था, ए बी सी फर्म में पार्टनर थे, 4 करोड़ का इनका लायबिलिटी था, ठीक है। डी को ये एडमिट करते ही इसलिए हैं ताकि डी को पहले ही इन्होंने सूचना दे दिया, देखिए वैसे तो हमारे यहाँ हम तीनों कोई मिलकर होनहार हैं, अपने फर्म को हम चलाने में सक्षम हैं, लेकिन हमारे ऊपर 4 करोड़ का लायबिलिटी है। यदि आप पार्टनर हमारे यहाँ बनते हैं तो आपको भी हमारी इस लायबिलिटी को फुलफिल करने में मदद करना होगा। बदले में जो भी हम लोग का प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में आपको हिस्सा हम देंगे। समझ में आया सवाल? एक बार फिर से सुन लो। ए बी सी तीनों कोई मिलके बिजनेस चला रहे थे तो 4 करोड़ का नुकसान हो रहा था। तो ये सोचा, ये तीनों जब पे नहीं कर पा रहा था तो ये बोला कि डी आप आइए हमारे फर्म में, आप हमारा ये 4 करोड़ को भरपाई करने में मदद करिए। बदले में अब जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में आपका हिस्सा लगेगा। तो क्या ये डी इस 4 करोड़ का लायबिलिटी को पे कर पाएगा, करेगा कि नहीं करेगा?
करने का अधिकार है कि नहीं है? सोच के जवाब दो, पे करेगा कि नहीं करेगा? चूंकि इसने पहले कमिट कर लिया है कि एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि आई विल पे, देन यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबल है पे करने को। मतलब ये समझो कि यदि नया पार्टनर को हम पहले से ये कमिट करवा दें कि हमारे पास पहले से कोई लायबिलिटी था, उस लायबिलिटी को आपको भरना पड़ेगा, तब उस आदमी को भरना है। यदि वो आदमी पहले से नहीं बताता है तो ऐसी स्थिति में उसके पास कोई अधिकार नहीं है पुराना लायबिलिटी को भरने के लिए। ठीक है, इसको वैसे ही समझते हैं एक उदाहरण के साथ। मान लो कि तुमने कोई प्रोडक्ट खरीदा, किसी भी प्रकार का तुमने प्रोडक्ट खरीदा। प्रोडक्ट खरीदने से पहले दुकानदार ने ये नहीं बताया कि इस प्रोडक्ट में क्या होंगे, क्या खासियत है। किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट मैंने खरीदा, मान लो कि मैंने यह कलम ही खरीदा। कलम खरीदते समय दुकानदार ने ये नहीं बोला, ऊपर से ब्लैक देखने में लग रहा, दुकानदार ने ये नहीं बोला कि सर ये आपका ब्लू चलेगा, मुझे ब्लू मार्कर की आवश्यकता था, उसने मेरे को ये दिया। उसने क्लियर नहीं बोला कि इसके अंदर ब्लू इंक है कि कौन सा इंक है, रेड है, उसने ये क्लियर नहीं बोला। तो जब उसने बोला नहीं, मैंने इसको खोल करके लिखना शुरू किया, मुझे इसमें ब्लैक लिखा रहे, मुझे चाहिए क्या थे, ब्लू चाहिए थे। अब हमारे पास अधिकार है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं दुकानदार को, सेलर को जाऊँ और उसको रिटर्न करवाऊँ, क्योंकि मैंने ब्लू नहीं मांगा था, मैंने ब्लू मांगा था, ब्लैक नहीं मांगा था। उसने ब्लैक के नाम पे मुझे ब्लू का कह करके दिया। कवर भले ही ब्लैक है लेकिन उगेंगे चलेंगे ब्लू में, लेकिन जब मैंने चलाने को बैठा तो नहीं चला, तो मेरे पास अधिकार है। अब यदि सेलर कह देता कि देखिए भैया इसके अंदर कौन सा कलर डाला हुआ है, आई कैंट से कोई भी कलर चल सकता है, लेना है तो लीजिए। यदि फिर मैं ले लेता हूँ, उसके बाद मैं कहता हूँ कि देखो ये तो ब्लैक चल रहे हैं, तो क्या यहाँ पर मैं सही हूँ? नहीं, यहाँ पर मैं गलत हूँ, क्योंकि सेलर ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था कोई भी कलर हो सकते हैं। सिमिलरली यदि पुराने पार्टनर नए पार्टनर को पहले से क्लियर मेंशन कर दे कि ये हमारे पास कुछ लायबिलिटी है, यदि आप पे करने के लिए तैयार हैं, नया पार्टनर बनिए, और ये एक्सेप्ट करता है तो वो सारे लायबिलिटियों को पे करना पड़ेगा। यदि इसे छुपाया गया था तो इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि पुराने लायबिलिटी का ये पे करे। ये कहाँ पर बोला गया है? सेक्शन 31 का 1 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। आगे फिर बढ़ते हैं। अंडर द सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट द पोजीशन ऑफ न्यू पार्टनर विल बी अंडर। यदि फर्म में कोई नया पार्टनर आता है, तो एक फर्म में कोई नया पार्टनर आया तो सेक्शन 31 उसके पास क्या अधिकार देता है? ठीक है, फर्म में एक नया पार्टनर आता है तो सेक्शन 31 उसे क्या अधिकार देता है? नंबर 1, ही इज नॉट लायबल टू पे एनी डेब्ट ऑफ द फर्म इनकर्ड बिफोर हिज एडमिशन। इसके आने के पहले यदि किसी भी प्रकार का डेब्ट था तो उससे भरपाई नहीं करेगा, ये इसके पास अधिकार है। ऑप्शन 2, ही कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ ओल्ड पार्टनर। पुराने पार्टनरों क्या किया गया कर्म की सजा नया पार्टनर नहीं पे करेगा। मतलब कि पुराने पार्टनरों ने कहीं पे किसी भी प्रकार का टेंडर ले रखा था जिससे नुकसान हो रहे थे, लॉस चल रहा था, उस लॉसेस में नया पार्टनर का कोई योगदान नहीं होगा। बहुत बार होता क्या है, हमने फर्म में नया पार्टनर को बुला लिया, हमने ऑलरेडी पहले से भी तो बिजनेस चला रहे होंगे, पहले से हम जिसके यहाँ से जो पार्टी से हम प्रोजेक्ट बनवा रहे थे उससे मेरे को नुकसान हो रहा था, लॉस चल रहा था, नया पार्टनर आया, लॉस हुआ, इसको भी पे करना पड़ेगा। नहीं, इसके आने के बाद जितने भी टेंडर लिए गए होंगे वो सारे टेंडर में ये योगदान है, उसके पहले वाला टेंडर में नया पार्टनर का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बोलो, ये इफेक्ट समझ में आए एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का कहानी? एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का कहानी कहने का मतलब क्या होता है? एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर मतलब कि नए साझेदारों का प्रवेश। इसका मतलब ये होता है जब फर्म में कोई नया पार्टनर आता है तो नंबर ऑफ पार्टनर्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ मालिक भी बढ़ जाते हैं। सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि फर्म में नया पार्टनर तब तक नहीं आ सकता है जब तक पुराने साझेदार अपना एक्सेप्टेंस ना दे। उसके बाद बोलता है ओवरऑल कि पुराने पार्टनर के द्वारा लिया गया जितने भी डेब्ट थे, कर्ज थे, उस सबको फुलफिल करने का अधिकार नए पार्टनर को नहीं है। ठीक है, अब इसका जो है इफेक्ट क्या हुआ अब देखते हैं। इफेक्ट ऑफ ए न्यू पार्टनर, यदि मान के चलते हैं
फर्म में इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, इफेक्ट ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एक फर्म में नया पार्टनर आता है तो उससे फर्म को क्या प्रभाव पड़ेगा, फर्म के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। एक फर्म में नया पार्टनर आने की वजह से फर्म को क्या प्रभाव पड़ेगा। नंबर 1 की बात करते हैं, पुराना पार्टनरशिप फर्म टर्मिनेट हो जाएगा। ओल्ड पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगा, ओल्ड पार्टनरशिप फर्म ये टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब क्या होता है, पुराना जो फर्म होगा इसे हम क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। मतलब फर्म ही बंद नहीं होगा, पुराने पार्टनरों का अकाउंट को बंद किया जाएगा। पहले से ए बी सी ये तीनों पार्टनर थे तो जाहिर सी बात है किसी न किसी प्रकार का ये अकाउंट बनाते होंगे, है ना। नए पार्टनर की आने की वजह से इनका पुराना अकाउंट को क्लोज किया जाएगा। ठीक है, पुराने अकाउंट को क्लोज किया जाएगा। नया अकाउंट खुलेगा जिसमें नंबर ऑफ पार्टनरों की संख्या 4 होंगे, ए बी सी एंड डी। मतलब कि नया पार्टनर आने की वजह से पुराने फर्म का जो है हिसाब अकाउंट्स जो है उससे हम बंद कर देंगे। नंबर 2, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका प्रभाव क्या पड़ेंगे, दूसरा चेंज इन PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे मान के चलते हैं, ले लेते हैं कि ये 2:1 की रेशियो में प्रॉफिट को बांटते थे। ठीक है, नया पार्टनर आया, 1/4 हिस्सा ये लेता है, तो अब ये चारों का रेशियो बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे, इसके आधार पे 5 केस हैं। ठीक है, इसके आधार पे 5 केस है, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला अभी ये देखते हैं, ओल्ड पार्टनरशिप फर्म टर्मिनेट हो जाएंगे। दूसरा होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ हानि खाता में क्या हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएंगे। नंबर 3 में मैंने लिखा है चेंज इन द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स, चेंज इन रिलेशन ऑफ पार्टनर, पार्टनरों के बीच का संबंध बदल जाएंगे। पार्टनरों के बीच का संबंध बदल जाएंगे। ये पार्टनरों के बीच का संबंध प्रॉफिट के आधार पे मैं बात बोल रहा हूँ। ये नहीं है कि ये आया तो बहन जी चुगली करने डी के पास जाएंगे, बी इसके फेवर में जाएगा, ऐसा कोई भी बात नहीं। ये सारी पर्सनल अटेंशन है कि कौन किसके साथ जा रहा है, उससे बिजनेस को कोई मतलब नहीं होता है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होने की वजह से एक बिजनेस का रिलेशन चेंज हो जाएंगे। इनका रेस्पॉन्सिबिलिटी बदल जाएगा, लायबिलिटी लेने का कैपेसिटी बदल जाएगा, मैनेजमेंट करने का तरीका बदल जाएगा। ये पहले ये 3 ही लोग मिलकर काम करते थे, ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी काम था ये 3 लोग मिलकर कर रहे थे। अब इनके आने की वजह से इनका कुछ हिस्सा उनको जाएगा। मतलब कि बताओ कि इनके कामों में कुछ परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। सभी पार्टनरों के काम करने का तरीकों में परिवर्तन हो जाएंगे, जिससे हम लोग बोलते हैं चेंज इन रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। याद करो, इसके पिछला वाला चैप्टर में मैंने बताया था, जब जब फर्म में पार्टनरों के बीच का रिलेशन चेंज होता है तब तब फर्म रिकंस्टिट्यूट होता है। बताए थे, जब जब फर्म के बीच का पार्टनरों के बीच का रिलेशन में चेंजेस होता है तब तब रिकंस्टिट्यूशंस होता है। यही पॉइंट कंप्लीट मैंने वहां पर लिखवाया है, चेंज इन रिलेशन ऑफ पार्टनर्स एंड रिकंस्टिट्यूशन स्टार्ट्स। जब जब पार्टनरों के बीच का रिलेशन चेंज होंगे तो रिकंस्टिट्यूशन होंगे। तो रिकंस्टिट्यूशन, जब जब रिकंस्टिट्यूशन होते हैं तब तब हमें क्या बनाने पड़ते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने होते हैं। तब तब हमें क्या बनाने की आवश्यकता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये सीक्वेंस है, याद रखना। जब जब पार्टनरों के बीच का रिलेशन में चेंजेस होता है तब तब, जब जब पार्टनरों के बीच का रिलेशन में चेंजेस होता है तब तब क्या किया जाता है, रिकंस्टिट्यूशन होता है। जब जब रिकंस्टिट्यूशन होता है तब तब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे फिर बात करते हैं नंबर ऑफ पार्टनर। नंबर ऑफ पार्टनर बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेंगे कि घटेंगे, इंक्रीज होंगे। इंक्रीज की डिक्रीज,
इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ पार्टनर्स विल बी इंक्रीज्ड, प्रभाव क्या पड़ने वाला है, नए साझेदारों की संख्या बढ़ जाएंगे। अच्छा, फर्म का रेपुटेशन, नया पार्टनर आने की वजह से फर्म का जो है रेपुटेशन इंक्रीज होंगे कि डिक्रीज होंगे, फर्म का मान सम्मान बढ़ेंगे कि घटेंगे, बढ़ेंगे कि घटेंगे, बढ़ेगा। अब सोचो ए बी सी डी, मान के चलते हैं कि डी बोक्का आदमी था, हैं, तो ए बी सी उसको क्यों अपॉइंट करेगा, सोचने वाली बात है। अपना फर्म का रेपुटेशन गिराने के लिए, अपना फर्म का शेयर्स गिराने के लिए? जी नहीं, हमेशा ये लोग वैसे ही पार्टनर को अपॉइंट करना चाहेंगे जिनकी वजह से इनका फर्म को प्रॉफिट हो। मान लो कि मुझे पता है कि मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपने फर्म में रखता हूँ तो उसकी वजह से मुझे लॉस होंगे, तो मैं उस इंसान को क्यों रखूँ, सोचने वाली बात है। मैं वैसे इंसान को ही ना रखूँगा ताकि उस इंसान से मेरे फर्म को प्रॉफिट हो सके। मतलब कि हमारा फर्म्स का जो रेपुटेशन है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। फर्म्स का रेपुटेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। याद रखोगे, फर्म्स का रेपुटेशन बढ़ जाएंगे। अब आते हैं, जब जब नया पार्टनर फर्म में आएगा तब खाली हाथ नहीं आएगा। अरे हमारे भारत का संस्कृति इतना बेहतर है कि हम यदि किसी मेहमान के यहाँ जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ फल मिठाई लेके जाते हैं। तो बताओ कि फिर एक फर्म में नया पार्टनर आएगा तो वो खाली हाथ कैसे लेके आएगा, खाली हाथ कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता है। ये भाई साहब जानते हो क्या लाएंगे, न्यू पार्टनर जो है यह क्या लाएंगे, अपना भविष्य में लाभ हानि को बांटने के लिए हिस्सा लेके आएंगे। यह पार्टनर क्या लेकर के आएंगे, भविष्य में लाभ हानि को बांटने के लिए हिस्सा लेके आएंगे कि हम फर्म में जा रहे हैं तो प्रॉफिट होगा तो हम कितना हिस्सा लेंगे, ये हिस्सा लेके आएंगे। बोलो इतना में कोई दिक्कत? आगे फिर बढ़ते हैं। पता है ये भाई साहब तो हिस्सा लेके आएंगे। अक्सर एक कहावत है जिससे जो आते हैं आने वाले की वजह से किसी न किसी को नुकसान होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ है, आने वालों की वजह से किसी न किसी को नुकसान होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे लेके चलते हैं, तुम्हारे घर में कोई मेहमान आए, कष्ट मुश्किल मेहनत तुम्हारा बढ़ जाएगा, फैमिली का बढ़ जाएगा। पहले जैसे भी रहते थे आराम से रहते थे, अरे रूखा सूखा ही भोजन खाते थे, लेकिन मेहमान आ गए, अरे जल्दी से बेड सही करो, अरे ये वाला जो सफ़ेदा अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा वाला सफ़ेदा लगा, टेंशन। पहले नॉर्मल सा भोजन खाते थे, रूखा सूखा जीवन खाते थे, अरे मेहमान आ रहे हैं ये पकवान बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, ऐसे बनाओ, वैसे बनाओ। घर में जहाँ तहाँ पहले पूरा कचरा भी फेंका हुआ रहता होगा, घर सभी के घर में रहता है, मेरे घर में रहता है, बाकियों का पता नहीं, इधर उधर फेंका हुआ रहता है। लेकिन अरे गेस्ट आने वाले, साफ सफाई थोड़ा सा कर दो। अब खा के जाने के बाद शिकायत करते हो, बाद की बातें हैं। तो खैर अक्सर बड़े बड़े शहरों में चुगलियाँ हुआ करता है। तो फिलहाल अभी हम बात यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो फर्म में आने की वजह से पुराने पार्टनरों को कुछ नुकसान होते हैं। जैसे कि क्या होता है यहाँ पर बिजनेस में, क्या नुकसान होंगे, जब जब नया पार्टनर आएगा पुराने पार्टनरों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ये बात वही हो गया सैक्रिफाइसिंग वाला। देखो इसके ऊपर मैं उदाहरण बतलाता हूँ। मान लो कि तुम लोग क्या कर रहे थे, तुम लोग नॉर्मली जो है सब कोई 2-2 रोटी घर पे खाते थे, सब कोई 2-2 रोटी अपने घर पे खाते थे। अब यदि मान के चलो कि खाने के टाइम मैं पहुंच जाऊं और उसके बाद देखो कि तुम लोग खा रहे हो और झूठ का बोल दो कि मुझे भी भूख लग गया है, तो इतना तो स्वाभाविक सी बात है कि तुम लोग अपना हिस्सा से कुछ हिस्सा काट के ही दोगे, क्योंकि उतना बनाने का समय नहीं, भूख बड़ा जोर से लगा हुआ है, अपना हिस्सा से काट करके ही दोगे। ठीक है बाहर से मंगवा लोगे, साधन नहीं है, ठीक है तुम हिमालय पे ही रह रहे हो, हम हिमालय पे ही गए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होंगे, अपना हिस्सा में काटना पड़ेगा, राइट।
अपना हिस्सा से काट के देना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी वही होता है, जब फर्म में नया पार्टनर आते हैं तो पुराने साझेदारों को अपना हिस्सा त्यागना पड़ता है। जब फर्म में नया पार्टनर आता है तो पुराने साझेदारों को अपना हिस्सा त्यागना पड़ता है। इसलिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला जाता है। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। जब फर्म में नया पार्टनर आएगा तब हमें क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। अब बताओ, ये भाई साहब नया पार्टनर डी आएगा तो खाली हाथ आएगा कि कैपिटल लेके आएगा अपना? खाली हाथ आएगा कि कैपिटल लेके आएगा? लेके आएगा। तो इसका ये भी आया होगा तो कैपिटल आया होगा, ये भी आएगा तो कैपिटल लेके आया होगा, ये भी आया था तो कैपिटल लेके आया होगा। मतलब कि कैपिटल प्लस कैपिटल, कैपिटलों की संख्या कैपिटल क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे कि घटेंगे? जब नए फर्म में पार्टनर आने की वजह से पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे फिर बढ़ते हैं। न्यू पार्टनर्स एक्वायर राइट ऑफ शेयरिंग इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। नया फर्म में पार्टनर आता है, कोई भी फर्म में नया पार्टनर आता है तो पुराने संपत्ति, मान के चलो कि ये हमारा फर्म है, इसमें नया पार्टनर कोई आता है तो क्या इस बोर्ड पे वो अपना अधिकार दिखाएगा? पार्टनर है बाबू, मालिक है, इस पे भी उसका हक होगा। यहाँ पुराना जो सामान, जितने भी वस्तु है, एसेट्स हैं, सब पे वो अपना अधिकार दिखाएगा। मतलब कि नए पार्टनर आने की वजह से, नए पार्टनर जब आते हैं तो पुराने संपत्तियों पे वो अपना हक दिखलाते हैं। लास्ट में लिखवाए हुए हैं, यही वाला बात को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिए थे। कहाँ पर? जब फर्म में नया पार्टनर आता है तो क्या होता है, पार्टनरों के बीच का रिलेशन चेंज हो जाता है। जब पार्टनरों के बीच का रिलेशन चेंज होता है तो रिकंस्टिट्यूशंस बनते हैं, और जब रिकंस्टिट्यूशंस होते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए जाते हैं। लास्ट में मैंने यही लिखवाया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। क्या बनाए जाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए जाएंगे। बोलो, इतना तक में कोई दिक्कत? क्लियर है इतना? अब आगे की फिर हम लोग बात सुनते हैं। ये इफेक्ट थे, कुछ प्रभाव थे। यदि फर्म में नए पार्टनर आएंगे तो क्या क्या फर्क पड़ने वाले हैं, प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। हमें अगला टॉपिक है नीड्स फॉर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स। खुद सोच लो, तुम्हारे घर में 4 लोग हैं, पचमा को बुलाने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे घर में 4 लोग हैं, पचमा को बुलाने की आवश्यकता क्यों है? सोच के जवाब देना। क्यों मुझे नए पार्टनर की आवश्यकता होगी? ए लड़की, दिख नहीं रहा है? गलती से हुई। एंगल बदला है। अब आगे बढ़ते हैं, नीड्स फॉर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। नीड्स फॉर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एक फर्म में नए पार्टनर की आवश्यकता हमें क्यों है? ठीक है, एक फर्म में नए पार्टनर की आवश्यकता हमें क्यों है? जब हम सोच रहे हैं कि हम अपना बिजनेस को और बढ़ाएं, तो जब हम अपना बिजनेस को एक्सटेंड करेंगे और आगे बढ़ाएंगे तो इसके लिए मुझे और कैपिटल की ज़रूरत है। मतलब कि जब मुझे एडिशनल कैपिटल की आवश्यकता है और रिमेनिंग पार्टनर्स वो कैपिटल को फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में हम नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। मतलब कि नंबर 1, हमें जो है फर्म में नए पार्टनर को क्यों बुलाना है? तो जब हमें एडिशनल कैपिटल की आवश्यकता है। एडिशनल कैपिटल यदि पुराने पार्टनर्स पे कर पाने में असमर्थ हैं तो ऐसी स्थिति में न्यू पार्टनर्स को अपॉइंट किया जा सकता है। नंबर 2, जब फर्म में कोई एक्सपीरियंस पर्सन की आवश्यकता हो मैनेजमेंट के लिए। ठीक है,
फर्म में एक्सपीरियंस पर्सन की आवश्यकता है मैनेजमेंट के लिए। यदि हमारे फर्म में एक्सपीरियंस पर्सन्स की ज़रूरत है मैनेजमेंट ताकि कर सके, तब ऐसी परिस्थिति में हमें अपने फर्म में नए पार्टनर को बुलाने की आवश्यकता है। ठीक है, नंबर 1 में क्या था, जब हमें कैपिटल बढ़ाना है, कैपिटल एडिशनल कैपिटल लाना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्म में न्यू पार्टनर को बुलाएंगे। जब हमें मैनेजमेंट के लिए एक्सपीरियंस पर्सन की आवश्यकता होगा, तब हम क्या करेंगे, न्यू पार्टनर को बुलाएंगे। नंबर 3, व्हेन देयर इज रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस मैनेजर, ये तो मैंने बता दिया था। एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर लिखवाए होंगे, एक में मैनेजमेंट लिखवाए होंगे, क्योंकि देखो मैनेजर होंगे, बेहतर मैनेजर होंगे तभी बेहतर मैनेजमेंट हो पाएंगे। मैनेजर इज ए पर्सन, जबकि मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी, है ना। तो हमारे पास यदि बेहतर मैनेजर होंगे तभी हमारे पास क्या होंगे, बेहतर मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो ये दोनों कामों के लिए मुझे क्या करने की आवश्यकता है, दोनों कामों के लिए न्यू पार्टनर्स अपॉइंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एडजस्टमेंट, मतलब कि असली खेल हमारा यहाँ से शुरू होता है। ये तो अभी तक जितने भी पढ़े हो, अभी तक सुने, वो सारा थ्योरेटिकल पार्ट है। एडजस्टमेंट से न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट होते हैं। मतलब कि जब फर्म में नया पार्टनर आए तो हमें कौन कौन से अकाउंट बनाने होंगे। एज ए अकाउंटेंट, यदि मैं अकाउंटेंट हूँ, तो यदि कोई भी फर्म में नया पार्टनर आता है तो कौन कौन से हिसाब बनाने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, मतलब कि अरे कैलकुलेशन कंप्यूटेशन एक ही होता है। ठीक है, कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन ऑफ न्यू पीएसआर, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना। सबसे पहला काम हमारा क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कंप्यूटेशन करना, गणना करना। जब न्यू पीएसआर निकल जाएंगे, नंबर 2 में हमारा काम है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। याद रखना, हमने बोला था यहाँ पर कि जब एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। ये 1 नंबर के सवाल में कई बार बोर्ड में पूछे भी गए हैं। एडमिशन के समय कौन सा रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, सैक्रिफाइसिंग। रिटायरमेंट और डेथ के समय कौन सा रेशियो, गेनिंग। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। क्यों सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट किया जाता है, इसके पीछे का कारण बतलाए थे। क्यों कैलकुलेट किया जाता है, इसके पीछे का कारण बतलाए। मान लो कि तुम्हारे घर में 2 रोटी खा रहे थे, उसमें से जो है यदि मैं आ गया, नया पार्टनर आया, तो उसकी वजह से तुम अपना ही हिस्सा में से त्याग दोगे, है ना। तो उसी की वजह से जब फर्म में नया पार्टनर आने की वजह से पुराने पार्टनर को ही सैक्रिफाइस करना पड़ता है, इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन किए जाते हैं। नंबर 3 की बात किया जाए तो ट्रीटमेंट ऑफ या कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करना है। हमेशा ध्यान में रखना, गुडविल का कैलकुलेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के तहत किया जाता है। ठीक है, गुडविल का कैलकुलेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के तहत। देखो गुडविल का कैलकुलेशन मैंने पहले भी बता दिया, 26 के तहत क्या बताए थे। गुडविल का कैलकुलेशन 2 प्रकार से किया जाता है, जब बुक में अपीयर हो तब, जब बुक में अपीयर ना हो तब। याद है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में बताए थे। जब बुक में अपीयर होता है तो उसे पुराने पार्टनरों में बांट दिया जाता है। यदि बुक में अपीयर नहीं होता है तो गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल करके उसका कैलकुलेशन किया जाता है। जब बुक में अपीयर नहीं होता है तो बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ रहता है। जब बुक में अपीयर होता है तो बैलेंस शीट के असेट में लिखा हुआ रहता है। मतलब कि इसका कैलकुलेशन कोई नया नहीं है, मुझे नए तरीके से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये ऑलरेडी तुम्हारा कैलकुलेशन इसका बताया हुआ है। नंबर 4 की बात करते हैं तो नंबर 4 में है हमारा जो है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। इतना करने के बाद फिर क्या करूंगा मैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा, जिसे हिंदी में बोलते हैं पूर्ण मूल्यांकन खाता। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है इसके बारे में भी मैंने रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पढ़ा दिया। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में ये पढ़े हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। मतलब कि ये भी कोई नया टॉपिक नहीं है। 5वां जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व या तो फिर पीएल। ठीक है,
जनरल रिजर्व हो गए, कंटीजेंसी रिजर्व हो गए, डेप्रिसिएशन रिजर्व हो गए, या प्रॉफिट या लॉस हो गया, बैलेंस शीट के एसेट साइड प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड प्रॉफिट लॉस, ये सबको क्या किया जाता है, पार्टनरों में बांट दिया जाता है। इसके लिए भी हमने जो है ट्रीटमेंट जो है फोर्थ चैप्टर में रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हमने पढ़ लिया है ना, तो ये भी क्लियर है। अच्छा बताओ, इसमें यदि हम बात करूं तो जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व को बांटने के लिए क्या जनरल एंट्री बनते हैं? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पुराना है। यदि बैलेंस शीट के एसेट साइड पीएल है, बैलेंस शीट के एसेट साइड पीएल है, क्या जनरल एंट्री बनेंगे? जी नहीं, पीएल टू पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, ठीक है। एसेट साइड है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, लायबिलिटी साइड है तो पीएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, है ना। तो इसका कैलकुलेशन भी हमने पहले भी पढ़ लिया है। नंबर 6 में है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये एक छोटा सा टॉपिक है जो मुझे बतलाने की आवश्यकता है, ठीक है। इसके बारे में मैं बात करूंगा, बताऊंगा कैपिटल को किस प्रकार से एडजस्ट किया जाता है। जब फर्म में नया पार्टनर आता है तो कैपिटल को कैसे एडजस्ट किया जाता है। नंबर 7 की यदि हम बात करूं तो ये भी छोटा सा टॉपिक है, मतलब कि ये टॉपिक जो 6 वाला देखो, नॉर्मली यदि बोला जाए तो कैपिटल अकाउंट बनाना है, कैसे कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं। नंबर 7 की यदि मैं बात करता हूं तो न्यू बैलेंस शीट, जब फर्म में नया पार्टनर आएगा तो नया बैलेंस शीट बनाने की आवश्यकता है, ठीक है। फर्म में जब नया पार्टनर आता है तो पूरे हिसाब बनाया, जब मैंने जो है गुडविल का कैलकुलेशन किया, रिवैल्यूएशन बनाया, रिजर्व वगैरह को बांटा, कैपिटल अकाउंट बनाया, तो नए तरीके से बैलेंस शीट मुझे बनाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इतने सारे अकाउंट जो है, इतने सारे कैलकुलेशन हमें पढ़ने होंगे कब? इतने सारे कैलकुलेशन हमें पढ़ने हैं तब जब फर्म में नया पार्टनर का एडमिशन होता है, ठीक है। मतलब कि इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है, इस चैप्टर के अंदर ये 7 टर्म्स को पढ़ना है, 7 बातों को हमें पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला हमारा स्टेप में क्या होंगे, न्यू पीएसआर को कैलकुलेशन। नंबर 2 में क्या होंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन। नंबर 3 में क्या होंगे, गुडविल अकाउंट का कैलकुलेशन। नंबर 4 में रिवैल्यूएशन अकाउंट। नंबर 5 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या तो जनरल रिजर्व। नंबर 6 में कैपिटल अकाउंट बनाना और नंबर 7 में बैलेंस शीट बनाना। बोलो, इतना हिसाब तुमको अकाउंट्स बनाने हैं, इसमें कोई दिक्कत? अब चलते हैं, फिलहाल का टॉपिक में चलते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, ठीक है। टॉपिक का नाम रखते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, मतलब कि नए लाभ हानि अनुपात का गणना, लाभ हानि अनुपात का, लाभ अनुपात का गणना, नया रेशियो कैसे निकाला जाता है। तो देखो हमने यहाँ पर लिखवाया है, जब फर्म में नया पार्टनर एडमिट होता है, जब फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो ऐसी स्थिति में पुराने पार्टनर को, कोई पार्टनर को या तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा या तो कोई पार्टनर को गेन होगा, ठीक है। कोई पार्टनर को या तो सैक्रिफाइस करना होगा या तो उसे गेन करना होगा। इस बात पे ध्यान में रखेंगे, जब भी फर्म में नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर को या तो सैक्रिफाइस करने की आवश्यकता है या तो उसे गेन करने की आवश्यकता है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो या तो फिर गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी फिलहाल समझते हैं, तो ये न्यू पीएसआर का कैलकुलेशन, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन करने के लिए टोटल 5 केस हैं। टोटल कितने केस? 5 केस, मतलब कि 5 अलग अलग प्रकार से सवाल रहेंगे, 5 अलग अलग प्रकार का सवाल होंगे। जैसे केस 1 की मैं बात करता हूं, केस 1, तो केस 1 में यदि बोला जाए when only new partner shares is given, क्या? when only new partners share is given,
जब सवाल में सिर्फ नए पार्टनर का शेयर्स दिया हुआ रहे। ठीक है, जब सवाल में नए पार्टनर का सिर्फ और सिर्फ शेयर्स दिया हुआ रहे, तो ऐसी स्थिति में इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, उदाहरण के तौर पे हम लेके चलते हैं। चलो उदाहरण के तौर पे लेके चलते हैं कि ए, बी और सी फर्म में पार्टनर हुआ करते थे। ए, बी और सी फर्म में पार्टनर हुआ करते थे। ये अपना प्रॉफिट ए, बी फर्म में पार्टनर हुआ करते थे। ये अपना प्रॉफिट को 2 और 1 की रेशियो में बांटते थे। नया पार्टनर सी आता है और ये भाई साहब कहते हैं कि हमको 1/4 हिस्सा चाहिए। सी क्या बोलते हैं, हमें 1/4 हिस्सा चाहिए। वही केस 1 हो गया, वेन ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। नया पार्टनर का सिर्फ शेयर्स दिया हुआ है। कैसे ये लेंगे, ये 1/4 इससे लेगा, इससे लेगा, दोनों से लेगा, कैसे लेगा, कौन से रेशियो में लेगा, कुछ नहीं दिया हुआ है। सिर्फ बोला जाए कि ये पार्टनर आया और ये इतना हिस्सा लिया। देखो टोटल बाबू 5 केस है और इस चैप्टर का सबसे कंफ्यूजिंग टर्म है यही केस, पांचों केस। यदि इस पांचों केस को बेहतर तरीके से समझ जाओगे तो ये चैप्टर पूरा क्लियर है, क्योंकि आधा से ज़्यादा तुम्हें ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हो। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे बड़ा जो उलझन होता है यहीं पर होता है। हाँ, ये अलग बात है कि ये पांचों केस के बारे में इंडिविजुअली हम तोड़ के पढ़ रहे हैं तो अभी तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जब पूरा मिला करके दिया हुआ रहे और हमें पता करना पड़े ये कौन सा केस पर बनेगा, वो समस्या उत्पन्न करता है। तो इस बातों पर ध्यान में रखना। केस 1 क्या बोलता है, केस 1 कहता है कि सिर्फ और सिर्फ नया पार्टनर का शेयर दिया हुआ रहेगा। जैसे कि यहाँ पर पुराने पार्टनर्स हैं और नया पार्टनर कितना हिस्सा लेगा ये दिया हुआ है। किससे ले रहा है, कैसे ले रहा है, कौन से रेशियो में ले रहा है, ये नहीं मेंशन रहे तो हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा केस है, 1 है। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास स्टेप 1 लेट टोटल प्रॉफिट को हम 1 मान लेंगे। टोटल प्रॉफिट को हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। याद रखोगे, टोटल प्रॉफिट हमारा। पूरा एपिसोड देखने के लिए डीवी कॉमर्स क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. Yeah.